महाराणा प्रताप के बाद उनके बेटे राणा अमर सिंह ने मेवाड़ के संघर्ष को बखूबी जारी रखा, मगर अपने दादा राणा उदय सिंह की तरह ही राणा अमर सिंह भी इतिहासकारों के अन्याय का शिकार हुए हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद निर्णय आपका। अमर सिंह महाराणा प्रताप और उनकी पटरानी अजबादे पंवार के पहले पुत्र थे, यानी राणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे। लेकिन इनका जन्म मार्च सन 1559 में हुआ था, जब प्रताप राणा नहीं बने थे, बल्कि अपने पिता राणा उदय सिंह की मदद कर रहे थे गिरवा घाटी में उदयपुर बसाने में। उसके बाद जब चित्तौड़ की घेराबंदी हुई तो उस समय कुंवर अमर सिंह कुछ 8 वर्ष के थे, और इस उम्र में परिपक्वता चाहे आए ना आए, पर महसूस की गई घटनाएं दुर्घटनाएं तो जरूर याद रहती हैं। अपने पिता की तरह ही कुंवर अमर सिंह चित्तौड़ की घेराबंदी, उसके पतन और उसके बाद हुए भीषण कत्लेआम से आहत हुए थे। हल्दी घाटी के समय कुंवर अमर सिंह की उम्र थी करीब 17 बरस। उसके बाद शुरू हुआ राणा प्रताप का वनवास और कठोर संघर्षमय जीवन। जाहिर बात है कि इन सब के भुक्तभोगी खुद अमर सिंह भी रहे थे। अमर सिंह की जवानी मुगलों से घोर संघर्ष के साथ ही शुरू हुई। सन 1576 और 1585 के बीच 9 साल में मुगलों ने मेवाड़ पर कई हमले किए। महाराणा प्रताप या उनके परिवार का कोई भी सदस्य कभी पकड़ा नहीं गया, पर उसके लिए जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उन्होंने अमर सिंह को आने वाली कठिनाइयों के लिए प्रशिक्षित किया, मजबूत किया, तैयार किया। उसके बाद प्रताप ने नए सिरे से मुगलों के खिलाफ युद्धों का सूत्रपात किया। इन हमलों में कुंवर अमर सिंह ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1582 में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुए दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने जिस वीरता का प्रदर्शन किया, उसको मेवाड़ के भाट और चारण कभी नहीं भुला पाए। मुगलों के मेवाड़ पर होने वाले सभी हमलों में अमर सिंह ने एक अहम भूमिका निभाई। इस दौरान अमर सिंह के कुछ विवाह हुए। इनसे अमर सिंह को कुछ पुत्र हुए। कहीं कहीं पर इनके पुत्रों की संख्या 7 भी बताई जाती है। सबसे बड़े बेटे थे कर्ण सिंह, जिनका जन्म 7 जनवरी सन 1584 को हुआ था, जब मेवाड़ पर मुगलों के हमले हो रहे थे। सन 1585 में अकबर 13 साल के लिए लाहौर चला गया। इससे मेवाड़ पर हमले अचानक से बंद हो गए। राणा प्रताप ने राहत की सांस ली, और इस शांति काल में उदयपुर जिले के चावंड में उन्होंने एक नई राजधानी स्थापित की। इस काम में कुंवर अमर सिंह का भरपूर योगदान था, लेकिन फिर भी ऐसा प्रचलित है कि राणा प्रताप कुंवर अमर सिंह से खासे नाखुश थे। वीर विनोद में मेवाड़ का इतिहास दर्ज है। इसकी एक कहानी के हिसाब से महाराणा प्रताप ने एक बार अमर सिंह और उनकी पत्नी के बीच का संवाद सुन लिया था, जिसमें अमर सिंह वनवासी जीवन से परेशान होकर कुछ ऐसा कहते हैं, जिससे प्रताप को लगने लगा कि अमर सिंह आराम पसंद जिंदगी चाहते हैं, और उसके चलते वो कुल की स्वतंत्रता की परंपरा को भुलाकर मुगलों से संधि कर लेंगे, मुगलों के अधीन हो जाएंगे, मेवाड़ की गरिमा को, प्रतिष्ठा और परंपरा को कलंकित करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राणा प्रताप की गलत फहमी थी। 19 जनवरी सन 1597 के दिन मेवाड़ के प्रतापी शासक और महान योद्धा महाराणा प्रताप की उनकी नई राजधानी चावंड में मृत्यु हो गई, और मेवाड़ राज्य की शाही परंपरा के अनुसार उसी दिन अमर सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ। इस तरह से कुंवर अमर सिंह बन गए महाराणा अमर सिंह प्रथम। राणा अमर सिंह को इतिहासकार कुछ विशेष सुधारों के लिए जानते हैं। उन्होंने उजड़ी हुई बस्तियों को फिर से बसाया, वाणिज्य और व्यापार को फिर से स्थापित किया, खेती को भी बढ़ावा दिया। इससे एक अरसे से युद्धों का दंश झेल चुके मेवाड़ राज्य की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आया, और राजस्व के जरिए राज्य की आमदनी भी बढ़ने लगी। उन्होंने मेवाड़ की सेना को एक नए ढंग से संगठित किया। शस्त्रागार में नए नए हथियार बनाए जाने लगे, किलों की मरम्मत की गई, और केंद्रीय सेना में नई भर्ती करके उसका विस्तार किया गया। ये सारे सुधार बड़ी तेजी से हुए थे। हम में से अधिकांश लोग राणा प्रताप के साहित्य प्रेम से अनजान हैं। उनके शासनकाल में पद्मिनी चरित्र और दुर्सा आढ़ा की कविताओं की रचना हुई। राणा अमर सिंह ने इस साहित्यिक धरोहर और परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने चुंडावतों और शक्तावतों के आपसी झगड़े को भी बड़ी समझदारी से सुलझा लिया। इस तरह से उन्होंने मेवाड़ की अंदरूनी फूट को खत्म करके राज्य को एकजुट किया। लेकिन इसके साथ साथ अमर सिंह ने मुगलों के इलाकों पर भी हमले तेज कर दिए। अब तक, यानी सन 1598 तक, पंजाब, खैबर, काबुल और कंधार में व्यवस्था स्थापित करके अकबर लाहौर से वापस आगरा आ गया।
मेवाड़ के इन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए उसने मेवाड़ अभियान फिर से शुरू कर दिया। सन 1598 के अंत में अकबर अजमेर आया और उसने शहजादा सलीम और मानसिंह को मेवाड़ अभियान पर भेजा, जो सन 1599 में हुआ। कई लोग इस अभियान और हल्दी घाटी के बीच भ्रमित हो जाते हैं, जैसा कि कर्नल टॉड हो गए थे। इस समय सलीम का सारा ध्यान मेवाड़ की जगह आगरा के मुगल सिंहासन पर था, तो उसने अधूरे मन से प्रयास किए और वो उदयपुर से ही वापस लौट गया। इससे अमर सिंह का उत्साह और बढ़ गया और उन्होंने मुगल थानों पर शदीद हमले किए, जिसमें कई थानेदार मारे गए। इनमें बागौर का थानेदार सुल्तान खान गोरी और ऊंटाले का थानेदार कयूम खान सबसे खास हैं। लेकिन इन हमलों में मेवाड़ की सेना को भी काफी नुकसान हुआ। मुगलों की इस स्थिति की खबर सुनते ही अकबर व्याकुल हो उठा और सन 1603 में उसने सलीम को फिर से मेवाड़ की तरफ रवाना किया। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, सलीम का सारा ध्यान राज सिंहासन हथियाने में लगा हुआ था, तो वो टाल मटोल करता रहा। अक्टूबर सन 1605 में आगरा में अकबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद सलीम अगला मुगल सम्राट बना, जिसे हम सब जहांगीर के नाम से जानते हैं। एक तरफ जहांगीर अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह को कुचलने लगा, जिसने सम्राट होने का दावा किया था, तो दूसरी ओर अपने 19 साल के बेटे शहजादा परवेज को सन 1605 के अंत में मेवाड़ अभियान पर भेजा। परवेज के साथ अनुभवी सेनापति भी भेजे गए, जैसे प्रताप के सौतेले भाई और जगमाल के छोटे भाई सगर। उसके अलावा जफर बेग और नूरजहां का भाई, मुमताज महल का पिता और शाहजहां का होने वाला ससुर आसफ खान। राजपूतों ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और मुगल सेना को जगह जगह मुंह की खानी पड़ी। इस दौरान सन 1606 में मुगलों और राजपूतों के बीच दिवेर में फिर से एक झड़प हुई, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। कई लोग दिवेर की इन दो लड़ाइयों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। हर मोर्चे पर हार सहने के बाद परवेज ने सगर का चित्तौड़ में राज्याभिषेक किया। इससे मेवाड़ के 2 राणा हो गए। हालांकि युद्धों में परवेज नाकाम रहा और हताश होकर वापस लौट गया। इसका वर्णन जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। फिर सन 1608 में जहांगीर ने अति अनुभवी महाबत खान और आमेर के राजकुमार राजा मानसिंह के भाई जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ अभियान पर भेजा। महाबत खान ने राजपूतों को भारी नुकसान पहुंचाया, पर राजपूतों ने छापे मार मार कर उसको परेशान कर दिया। महाबत खान हताश हो गया और वो जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ में छोड़कर वापस लौट गया। सन 1609 में जगन्नाथ कछवाहा की मेवाड़ में मृत्यु हो गई। उसे मेवाड़ का अच्छा खासा अनुभव था। उसके बाद जहांगीर ने 1609 में अब्दुल्ला को मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा, लेकिन वो भी असफल रहा। सन 1611 में अहमदाबाद से अजमेर के रास्ते आगरा जा रहे एक शाही खजाने के कारवां पर कुंवर कर्ण सिंह ने छापा मारा। हालांकि ये प्रयास लगभग असफल रहा। उसके बाद सन 1612 में राजा वसु को मेवाड़ के खिलाफ भेजा गया, जिन्होंने चावंड तक तो कब्जा कर लिया, पर राणा अमर सिंह ने गोड़वड़, अजमेर, मालवा और गुजरात में छापे मारकर मुगलों की नाक में दम कर दिया। लेकिन लगातार मुगलों के हमलों से मेवाड़ की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, सेना कमजोर पड़ने लगी। मुगलों के हमलों के दौरान जोधपुर के राव सूर सिंह ने अमर सिंह के परिवार को शरण दी। जब जहांगीर को यह पता चला तो उसने जोधपुर राज्य का सोजत परगना जब्त कर लिया। अब जहांगीर से रहा न गया। अपने पिता अकबर की तरह ही उसने भी मेवाड़ को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, तो उसने खुद जाकर मेवाड़ का हल निकालना बेहतर समझा। सन 1613 में वो मुगल साम्राज्ञी नूरजहां के साथ अजमेर आया। उनके साथ था हरफन मौला शहजादा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां कहलाया। लगभग इन्हीं 2-3 वर्षों में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल दरबार तक पहुंचने में कामयाब हो गई और कंपनी के नुमाइंदों का इस समय का अजमेर का किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। राजा मानसिंह इस वक्त दक्खन में थे, जहां जुलाई सन 1614 में उनकी मृत्यु हो गई। इस बार जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का मुखिया बनाया और उसे एक मजबूत सेना के साथ भेज दिया। इस समय खुर्रम मात्र एक 22 साल का नवयुवक था, लेकिन एक बेहद सुलझा हुआ और काबिल सेनापति भी था। इस विलक्षण प्रतिभा का सबूत उसने इस मेवाड़ अभियान में दे डाला। खुर्रम ने मेवाड़ पर चौतरफा हमला किया, यानी चारों तरफ से हमला। ये सेनाएं धीरे धीरे चारों तरफ से मेवाड़ राज्य पर कब्जा करने लगीं।
इस बार खुर्रम ने इस बात की पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि रसद पानी अजमेर और मांडलगढ़ से निकलकर किसी भी हाल में सेना तक लगातार पहुंचता रहे। खुर्रम ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि राजपूत छापे न मार सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका भारी नुकसान हो। तो मेवाड़ की सेना रसद का रास्ता काटने में नाकामयाब रही, उल्टा उसको नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसने एक सेना आगे भेजकर मेवाड़ की सेना को खुले में बुलाकर उलझाया और एक तीसरी सेना को मेवाड़ की निरीह जनता पर छोड़ दिया। इस सेना ने सारे नियम तोड़ते हुए, सारी हदें पार करते हुए मेवाड़ की जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए, जैसा कि आमतौर पर आर पार के निर्णायक संघर्षों में होता है। इस कठोर संघर्ष में कई वफादार और अनुभवी राजपूत वीरगति को प्राप्त हो गए। ऊपर से खुर्रम ने मेवाड़ को चारों तरफ से घेर कर उसके उम्मीदों के दिए बुझा दिए थे। धीरे धीरे ये चारों तरफ का घेरा तंग होता चला गया और राणा अमर सिंह अपनी ही राजधानी चावंड में मुगलों से घिरकर रह गए। आगे कोई उम्मीद न देखकर सामंतों ने निर्णय लिया कि बहुत हो चुका संघर्ष, अब शांति की ओर चला जाए। इन सामंतों के साथ कुंवर कर्ण सिंह की सहमति भी थी। कहा जाता है कि कर्ण सिंह ने चुपचाप संधि की पहल की। राणा अमर सिंह को बाद में पता चला, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आप यदि अपने आप को राणा अमर सिंह की जगह रखकर देखेंगे तो ही आप उनकी दुविधा समझ सकेंगे। राणा अमर सिंह ने अपने दादा और पिता के मुगलों से घोर संघर्ष में अपनी मातृभूमि चित्तौड़ से लेकर अपना सब कुछ अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा था। अपने पिता के साथ कठिन वनवास भुगता था और उनके कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों से लोहा लिया था, जिसका अब तक कुछ परिणाम नहीं निकला था। और अब हो रहा था मेवाड़ की जनता पर बेतहाशा अत्याचार, जिसको रोकने की क्षमता अब मेवाड़ की सेना में नहीं बची थी। अपने बच्चों पर जुल्म होते देख दुनिया के कौन से पिता का दिल नहीं दुखेगा। राणा अमर सिंह का भी यही हाल था। और अब तो सामंत और खुद युवराज कर्ण सिंह भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं भावुक और दूसरे समझदार, जो परिस्थितियों को भांप लेते हैं और सबकी भलाई का निर्णय लेते हैं। अपनी निजी जिद और बेसिर पैर की व्यक्तिगत अकड़ के लिए अपनी जनता और वफादारों की बेवजह बलि नहीं देते। राणा अमर सिंह ने भी वक्त की नजाकत को समझा और एक हारी हुई जंग से बाहर निकलकर मेवाड़ राज्य को सर्वनाश से बचा लिया। नहीं तो शायद सिसोदिया घराना केवल इतिहास की किताबों में बंद होकर रह जाता। फरवरी सन 1615 में आखिरकार मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई। संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार से थीं। चित्तौड़ का किला राणा अमर सिंह को लौटा दिया जाएगा, लेकिन अब उसमें मरम्मत और किलेबंदी नहीं की जा सकेगी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राज्य यानी वागड़ का क्षेत्र मेवाड़ के अधीन बना रहेगा। मेवाड़ को मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। राणा को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में जाना जरूरी नहीं होगा, लेकिन कुंवर कर्ण सिंह को दरबार में जाना होगा। मुगलों की मदद के लिए मेवाड़ के 1500 सैनिक हमेशा तैयार रहेंगे। कहीं कहीं पर यह गिनती 1000 बताई गई है। तो कुल मिलाकर यह तय हुआ कि अगर मुगल मेवाड़ को तंग नहीं करेंगे और उसके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं करेंगे तो मेवाड़ भी युद्ध नहीं करेगा, शांति बनाए रखेगा। और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि मेवाड़ से समझौते की शर्तें काफी नरम, काफी उदार थीं, बाकी राजपूतों के मुकाबले बहुत अधिक सम्मानजनक। 3 पीढ़ियों के सतत संघर्ष का कम से कम इतना परिणाम तो निकला। आत्महत्या की खुमारी से बाहर आकर जरा सोचिए कि क्या इतना कम था कि इस बार राजपूतनियों को जौहर नहीं करना पड़ा। कुंवर कर्ण सिंह राजकुमार खुर्रम के साथ मुगल दरबार में हाजिर हुए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्हें 5000 की मनसबदारी दी गई। कुंवर कर्ण सिंह और शहजादा खुर्रम की गहरी दोस्ती हो गई और इसी के साथ मेवाड़ ने युद्धों के विध्वंसकारी विनाशकारी युग से रचनात्मकता और सृजन के एक नए युग में प्रवेश किया। एक शांति और समृद्धि का युग, जिसमें आलीशान भव्य इमारतें बनी, खास करके राजमहल। कला संस्कृति का बहुत विकास हुआ। वाणिज्य व्यापार के विकास और कृषि सुधार से मेवाड़ की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई और युद्धों में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट करने की जगह मेवाड़ के राणाओं को देश विदेश के विद्वानों, गुणीजनों और कलाकारों को आश्रय प्रश्रय देने की फुर्सत मिली। इस तरह से आने वाले समय में मेवाड़ ने चौतरफा प्रगति की, कला, साहित्य, संस्कृति वगैरह में। कई पीढ़ियों के बाद अब जाकर कहीं जनता सुख का अनुभव कर पाई। इस पूरे प्रकरण से जहांगीर और खुर्रम यानी शाहजहां की राजनीतिक कूटनीतिक सूझबूझ भी झलकती है।
इतिहास गवाह है कि इन दोनों ने आजीवन फिर कभी मेवाड़ को तंग नहीं किया। परंतु जब जब मेवाड़ के महाराणाओं को यह महसूस हुआ कि मुगलों द्वारा उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तब तब उन्होंने हथियार उठाए। जैसे औरंगजेब की ज्यादतियों के खिलाफ राणा राज सिंह प्रथम का विद्रोह। सन 1617 में मेवाड़ की राजधानी चावंड से बदलकर उदयपुर हो गई। चित्तौड़ अब एक अतीत का प्रतीक बनकर अपनी पहाड़ी पर सुनसान खड़ा रह गया। अब शांति काल में किलों की जरूरत नहीं थी। उदयपुर की शानो शौकत इसी संधि से और उससे मिलने वाले सुधार, सुव्यवस्था और शांति की वजह से आज आप देख रहे हैं। नहीं तो दिखाई देते केवल मेवाड़ के खंडहर, जो कि आज वास्तव में चावंड का हाल है। और ये सब हो पाया कुंवर कर्ण सिंह की सूझबूझ और राणा अमर सिंह द्वारा दिल पर पत्थर रखकर की गई इस संधि के कारण। लेकिन अंदर ही अंदर राणा अमर सिंह का मन उन्हें रह रहकर कोस रहा था। किसी भी कारण से सही, पर राणा प्रताप के आदर्शों को न बचा पाने की आत्मग्लानि उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दर्शक इस बात को राणा अमर सिंह की सच्चाई का सबूत समझ लें कि उन्हें अपनी प्यारी जनता की भलाई के लिए मजबूरी में संधि करनी पड़ी, और अगर वो चाहते तो इस संधि की आड़ में मुगलों की छत्र छाया में विलासितापूर्ण जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने पुरखों के आदर्शों पर चलते हुए सादगी भरे जीवन को ही अपनाया, और उन्होंने सारा राजपाट कुंवर कर्ण सिंह के हाथों में देकर राजनीति से संन्यास ले लिया। 26 जनवरी सन 1620 के दिन राणा अमर सिंह की उदयपुर में मृत्यु हो गई। लेकिन मेवाड़ की आजादी की लौ जलती रही। सारे राजपूताने में मेवाड़ का सबसे ज्यादा सम्मान होता रहा, आज भी होता है। अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह राणा बने, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय। ज्यादातर लोग राणा अमर सिंह पर बेबुनियाद लांछन लगाते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कुंवर रहते हुए भी और राणा बनने के बाद भी महाराणा प्रताप से भी ज्यादा बार मुगलों के हमले झेले और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया।